अच्छा जी, तो हमारे पास IFRS 15 के अंदर हम थर्ड सेगमेंट इसका पढ़ रहे थे, दैट इज़ ट्रांजैक्शन प्राइस। और ट्रांजैक्शन प्राइस के 5 फर्दर सेगमेंट्स हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कंसीडरेशन देखते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि जनाब कहीं कंसीडरेशन वेरिएबल तो नहीं है। अगर वेरिएबल कंसीडरेशन है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ डिस्काउंट्स वगैरह आ रहे होंगे, कुछ वाउचर्स वगैरह आ रहे होंगे, यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्ट की कंसीडरेशन कुछ और होगी और एट द एंड ऑफ या मैच्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसकी कंसीडरेशन डिफरेंट हो सकती है। तो उसको देखने के लिए आपके पास कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स आप देखा करते थे कि 2 किस्म के एस्टिमेट्स हुआ करते थे हमारे पास। या तो हमारे पास लाइक्लीहुड अमाउंट हुआ करती थी और सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या हुआ करता था, हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू हुआ करती थी। लाइक्लीहुड अमाउंट हमें बताया करती थी कि जनाब जितनी ज़्यादा परसेंट अगर किसी चीज़ के होने के चांसेस हैं तो वो आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लें, और अगर किसी के ना होने के चांसेस ज़्यादा परसेंट है तो आप उसको रिकॉर्ड ना करें, ठीक है। जबकि एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें बताया करती थी स्पेसिफिक परसेंटेज। अगर हमें कंसीडरेशन किसी भी कंसीडरेशन के चांसेस हमें 40% लगते हैं तो हम उस कंसीडरेशन का 40% ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर 60% लगते हैं तो हम 60% ही उसका रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद जनाब ये 2 चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग की तरफ। हमारा थर्ड पॉइंट, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि जनाब अगर आप इसमें आपने 2 चीज़ों का ख्याल करना है। नंबर 1, आपने ये देखना है कि जनाब आपके पास जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी पेमेंट कब मिल रही है। अगर तो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया उसकी पेमेंट मिल रही है उसी टाइम, तो फिर तो उसमें इंटरेस्ट का ताल्लुक ही कोई नहीं है, क्योंकि उसी टाइम पेमेंट होगी, उसी टाइम परफॉर्मेंस होगी, उसका कोई ताल्लुक है ही नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ जनाब ये मार्कर्स मैंने बेचने हैं, 200 रुपये के मैंने मार्कर्स बेचने और 200 रुपये का मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद जैसे मैंने मार्कर दिए उसी टाइम मुझे पैसे मिल गए, तो फिर तो मसला कोई नहीं है। इवन दो कि प्रैक्टिकली हम जब बात करते हैं तो प्रैक्टिकली भी अगर साल से कम का टाइम लिया जाए हमारे से कि जनाब ये 200 रुपये है, मेरे से 8 महीने बाद पैसे ले लेना, मेरे से 10 महीने बाद पैसे ले लेना, 1 साल से कम का अर्सा रखा जाए, उस सिचुएशन में भी हम लोग इंटरेस्ट को रिकॉर्ड नहीं करते, 1 साल से कम अरसे पे भी प्रैक्टिकली, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड में क्या कहता है जी, आप दरमियान में देखिए वो एंटिटी की ऑन पे है कि दरमियान में वो जो पेमेंट और कंसीडरेशन पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान जो टाइम पीरियड है उसको वो देख ले। अगर उसको लगता है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए तो वो इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर ले। प्रैक्टिकली हम इस स्टैंडर्ड के रेवेन्यू के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड के एतबार से तो स्टैंडर्ड ने हमें किसी किस्म की कोई भी लिमिटेशन नहीं बताई। स्टैंडर्ड ने सिर्फ ये हमें बताया कि जनाब आप टाइम पीरियड देख लीजिए, अगर आपको लगता है आप एंटिटी हैं, आपको लगता है कि जनाब टाइम ज़्यादा है आपकी एक्सपेक्टेशन से तो पेमेंट का, तो ठीक है आप उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लें। एक तो टाइम पीरियड देखना है और दूसरी चीज़ हमें देखनी है इसमें हमारा इम्प्लिसिट रेट। एक हमें इसमें क्या देखना है, टाइम पीरियड बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड पेमेंट, और दूसरा हमने देखना है इसमें इम्प्लिसिट रेट। अच्छा, ये इम्प्लिसिट रेट यहाँ पे हम मार्केट इम्प्लिसिट रेट की तो हम लोग बात करते हैं कि आपके पास जो इम्प्लिसिट रेट या मार्केट रेट यहाँ पे हम बात करते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात क्या होता है कि एंटिटीज़ जो हैं वो आपस में ही डिसाइड कर लेती हैं कि जनाब अगर इंटरेस्ट हमने चार्ज किया तो इतने % चार्ज होगा और हमें लगता है कि इतने % चार्ज होना चाहिए, बेशक मार्केट में कुछ और हो, तो फिर हम एंटिटीज़ की बात मान लेंगे, ठीक है। जनरल केसेस में हमने क्या करना है, इम्प्लिसिट रेट या फिर मार्केट रेट की हम लोग बात करेंगे। कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमें एक एग्जांपल भी इंशाल्लाह इसकी हम लोग देखेंगे कि जैसे हमें बता दिया जाता है कि जनाब आपका जो एंटिटीज़ हैं दे एग्रीड कि जी इतने % इंटरेस्ट होना चाहिए। लेट्स सपोज मार्केट में 10% था तो एंटिटीज़ कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट 6% होना चाहिए और यही मेरे लिए ठीक है और यही मेरी जो है वो अपना इंक्रीमेंट के उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, ठीक है। तो एंटिटीज़ ने आपस में डिसाइड कर लिया, तो अब एंटिटीज़ ने जब आपस में डिसाइड कर लिया तो हम क्या मान लेंगे, हम एंटिटीज़ की बात मान लें। अगर कुछ भी डिसाइड ना किया हो, बिल्कुल खामोश हो, कोई मसले मसाइल ना हो, तो फिर मार्केट रेट जो प्रिवेल कर रहा होगा। इन 2 चीज़ों का आपने ख्याल करना है और आपने उसके बाद फिर इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। और कहता है जी जनाब आपने इसकी रिकॉर्डिंग उस टाइम पे करनी है जब ये एक्रू हो जाए,
यानी कि 1 साल के बाद। ठीक है जी। अब इस चीज़ को देखते हुए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13 आपकी बुक की, और उसके बाद जनाब आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 26 है IFRS की। अच्छा, इसमें एक और बात वो करता है स्टैंडर्ड के अंदर, कहता है जी आपने इसको जो इंटरेस्ट होगा आपने इसको रेवेन्यू का हिस्सा नहीं बना लेना। ठीक है, आपने इंटरेस्ट को अलग से शो करना है, आपने इसको रेवेन्यू का पार्ट ही कंसीडर नहीं कर लेना, आपने इसको इंटरेस्ट को अलग से शो करना है। पता चले कि ये जो अमाउंट आ रही है ये सारे का सारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू इतना था और इसके ऊपर क्योंकि टाइम गैप ज़्यादा था तो इस वजह से इंटरेस्ट इतना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 13 दैट इज पेज नंबर 175। एग्जाम्पल नंबर 13, एन एंटिटी सेल्स अ प्रोडक्ट टू कस्टमर फॉर 121 ऑन 3rd October 2017 दैट इज पेएबल 24 months आफ्टर लैप्स ऑफ रिटर्न पीरियड ऑफ 90 days। कहता है जी 90 दिन का रिटर्न पीरियड खत्म होने के बाद 24 months जो है वो लगेंगे उसको पेमेंट करने के लिए। ठीक है, पहले 90 दिन का टाइम होगा, उसके बाद फिर 2 साल के बाद उन्होंने पेमेंट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर एंटिटी को पता चल जाता कि जनाब रिटर्न कुछ भी नहीं होता, लाइकलीहुड मेथड यहाँ पे अप्लाई करते, तो फिर वो उसी टाइम उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते कि जनाब 2 साल बाद हमें पेमेंट मिल जानी है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? द प्रोडक्ट इज न्यू एंड द एंटिटी हैज नो रेलेवेंट हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न्स और अदर अवेलेबल मार्केट एविडेंस। Therefore, the entity concludes that risk and rewards and control will transfer to customer on expiry of return period. अब क्योंकि मार्केट में वो प्रोडक्ट नहीं थी, इसलिए एंटिटी को लगा कि भाई हमें तो कोई किसी किस्म की हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं है कि चीज़ वापस आएगी नहीं आएगी, तो बेहतर क्या है हम यही मान लेते हैं कि 90 दिन के बाद ही चीज़ हम रिकॉर्डिंग इसकी करेंगे। ठीक है, क्योंकि 90 दिन का टाइम, अगर 90 दिन में रिटर्न होगी तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको रिटर्न नहीं होती 90 दिन के अंदर तो फिर हम हमारे लिए खुशी की बात हम क्या कर लेंगे, फिर इसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे एज रेवेन्यू। अच्छा जी, हाँ जी, क्योंकि हमें पता नहीं, अगर हमें पता होता तो हम पहले ही इसको रिकॉर्ड कर लेते जी, परसेंटेज वाला मेथड, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड हम लगा लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद कहते हैं जी द कैश सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 100 एंड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 80। जो हमने चीज़ बेची है, क्योंकि उसमें हमने 24 महीनों का गैप दिया हुआ है, इस वजह से हमने 121 रुपये की बेच रहे थे। लेकिन अगर आप आज ही नेट पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, तो आपको कितने पैसे में आप देने मिल जाएंगे? आपको 100 रुपये चीज़ का मिलेगा, और चीज़ की कीमत कितनी थी? 80 रुपये उसकी कॉस्ट थी। द एंटिटी हैज़ ईयर एंड ऑफ 31 December द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड एन इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। अब यहाँ पे उसने इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट बताया, यहाँ पे एंटिटीज़ का अपना कोई इंटरेस्ट रेट नहीं प्रिवेल करा, तो यहाँ पे क्या प्रिवेल करेगा हमारे पास? इम्प्लिसिट रेट। दो चीज़ों का हमने ख्याल रखना था, कौन सा? एक तो टाइम पीरियड और दूसरा इम्प्लिसिट रेट। इम्प्लिसिट रेट हमारे पास 10% है और टाइम पीरियड हमारे पास 24 months है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 days। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस टाइम पे आपको एक प्रोविजन डाल देनी है, किसकी? कि जनाब हो सकता है रिटर्न हो जाए। तो रिटर्न की प्रोविजन हम लोग कैसे डाला करते थे? हम कहा करते थे जनाब एसेट डेबिट और इन्वेंट्री को क्रेडिट किया करते थे। याद है कि नहीं याद? यस सर। इसको बिठा दो ना सबको। सर किस डेट पे करेंगे? ये जिस टाइम पे हमें कॉन्ट्रैक्ट हमने किया उस डेट पे हम लोग एंट्री ये वाली पास करेंगे। यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए मिसाल के तौर पर हमने कॉन्ट्रैक्ट कब किया था? 3rd October 2017 को। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया इस डेट पे, हम रेवेन्यू की तो रिकॉर्डिंग डाल नहीं सकते, क्योंकि रेवेन्यू हमने कब रिकॉर्ड करना है? 90 डेज के बाद, यानी कि 3 महीने के बाद। ठीक है, मतलब ये आपके पास अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी के अंदर हमने जाकर। ठीक है, तो हमने इस टाइम पे एंट्री क्या पास करनी है? कॉन्ट्रैक्ट तो हमने साइन किया ना, इस टाइम पे हमने एंट्री क्या पास करनी है? हमने कहा जनाब हमारा, क्योंकि हमें नहीं पता कि चीज़ वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस वजह से हम कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए हमने कहा कि रेवेन्यू को बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को तो पहले रिकॉर्ड करें। और हम रिकॉर्डिंग क्या किया करते थे? अगर हमें शक हो कि चीज़ वापस मिल जानी है, प्रोविजन अगर हम लोग डालें, तो हम क्या किया करते थे? हम एसेट को डेबिट करते थे और इन्वेंट्री को क्रेडिट करते थे। एसेट डेबिट करेंगे और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? जितने की चीज जनाब, जितने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जितने की हमारी चीज थी। ठीक है जी, कितने की हमारी चीज थी? इन्वेंट्री, क्योंकि हमारे से कितने की गई। देखिए इन्वेंट्री क्रेडिट करने का क्या मतलब? इन्वेंट्री गई। अब मैं रेवेन्यू को या मैं डेटर को, रिसीवेबल को मैं डेबिट नहीं कर सकता। रिसीवेबल को अगर मैं डेबिट करूंगा या कॉस्ट ऑफ सेल को भी मैं डेबिट नहीं कर सकता,
क्योंकि अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करूंगा इसका मतलब होगा कि मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट नहीं कर सकता, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एसेट ही डेबिट करना पड़ेगा। कितने से डेबिट करना पड़ेगा, 80 रुपये से। ये मेरी एंट्री पास होगी जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब जनाब मैं 90 दिन का इंतजार करूंगा। जैसे ही 90 दिन कंप्लीट हुए अब मैं एंट्री क्या पास करूंगा, अब मैं जनाब एंट्री पास कर दूंगा 90 दिन यानी कि 3/1/2017। 90 दिन यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बल्कि यकम पे ही हो जाएंगे क्योंकि 90 डेज हैं तो 31 डेज का अक्टूबर और दिसंबर 31 डेज का होता है, ठीक है जी। तो जनाब ये मेरे पास 1/1/2017 को ये मेरे 90 दिन कंप्लीट हो गए। अगर 3 महीने क्या था तो फिर यहाँ पे 3 जनवरी लिखता मैं। तो जनाब 90 दिन जैसे मेरे कंप्लीट हुए अब मैं रेवेन्यू की एंट्री पास करूंगा। अब रेवेन्यू की एंट्री पास करने का मतलब क्या जी, रिसीवेबल अभी कैश तो मुझे मिला नहीं है, पैसा मुझे कब मिलने हैं, 2 साल बाद, 24 महीने बाद। मैं क्या करूंगा, रिसीवेबल डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट कर दूंगा किसको, रेवेन्यू को। सर जी तो वो जो हमने एसेट रिकॉर्ड किया था वो कॉस्ट ऑफ सेल में आएगा ना। अभी तो हमने रेवेन्यू लिखा है ना, रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे और डेबिट हम किसको करेंगे, रिसीवेबल को करेंगे। कितने से करेंगे जनाब, हमने कहा था जितनी उसकी कैश प्राइस होगी, ठीक है। कैश प्राइस कितनी है जनाब, 100 रुपये, क्योंकि अगर उसकी सेलिंग प्राइस देखी जाए तो वो 100 रुपये है। अब 121 रुपये हमने क्यों चार्ज किए, क्योंकि हम 2 साल का टाइम उसको दे रहे हैं, तो 2 सालों में 2 साल का इंटरेस्ट आएगा, इस वजह से हमने इसको क्या लिख लिया 100। इसी डेट पे हम लोग एक और एंट्री पास करेंगे 1/1/2007 को, क्योंकि 90 दिन हमारा खत्म हो चुके हैं। अब हम कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करेंगे और क्रेडिट, इस हम लोग इन्वेंट्री को नहीं करेंगे क्योंकि इन्वेंट्री हम ऑलरेडी कम कर चुके हैं, हम एसेट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और एसेट, ये ऊपर वाला एसेट ये क्रेडिट करेंगे कितने से, 80 रुपये से। गॉट इट। ये हमारे पास रेवेन्यू की, ये 2 एंट्रीज हमारे पास किसकी हैं, रेवेन्यू की हैं। ये एंट्री हमारे पास किसकी थी कि हमें डाउट था कि पता नहीं चीज़ वापस आ सकती है या नहीं भी आ सकती, इसलिए हमें क्लैरिटी नहीं थी, तो हमने ये चीज़ इसको ऐसे लिख लिया। राइट टू प्रोडक्ट है। एसेट का मतलब आप एसेट को कुछ भी लिख सकते हैं, आप राइट टू प्रोडक्ट लिख सकते हैं, आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं खाली, ठीक है। इवन आप यहाँ पे प्रोविजन टू रिटर्न भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे एसेट की जगह पे। एसेट आपने कुछ ना कुछ लिख देना, मतलब बाद में जो चीज़ आपको वापस मिल जानी है। गॉट इट। राइट टू प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जनाब ये जो चीज़ हमने हमारे इन्वेंट्री से निकल चुकी है, अभी हमारा इसके ऊपर राइट है, ठीक है। हम इसको, हमें ये वापस मिल जाएगा तो हमारा इसके ऊपर राइट है, ठीक है। मतलब आप आम भाषा में समझ लीजिए कि जब आपने प्रोविजन डालनी होती है तो आप उसको एसेट को डेबिट कर देते हैं, राइट टू प्रोडक्ट को। गॉट इट। अच्छा, अब ये इन्वेंट्री हमारी पास होगी जनाब, पूरा साल गुजरा, हमें पेमेंट नहीं हुई, लेकिन साल के बाद क्या हुआ, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट कितना था बेटा, 10%। साल के बाद क्या हुआ जनाब, यानी कि मैं इस जगह पे लिख रहा हूँ 31 दिसंबर 2008, ये 7 है, ये 8 है। अब हमारा जनाब हमें क्योंकि रेवेन्यू मिला, हमें पैसे नहीं मिले थे, इस वजह से हम क्या कर देंगे, अब इसमें हम लोग जो इंटरेस्ट होगा वो शामिल कर देंगे। हमें स्टैंडर्ड क्या बताता था, रेवेन्यू अलग से लिखना और इंटरेस्ट आपने अलग से लिखना है। नो डाउट कि रिसीवेबल, आपके जो अमाउंट रिसीवेबल है या रिसीव्ड अमाउंट है वो दोनों का मिक्सचर होता है। चीज़ आपने बेशक 121 रुपये की निकालनी है, पैसे आपको 121 मिलेंगे, लेकिन इसमें से रेवेन्यू कितना होगा 100, और बाकी जो उसके ऊपर जो 111 रुपये हैं वो किस चीज़ के हैं, सॉरी 121 रुपये किसके हैं, इंटरेस्ट के। तो हम यहाँ पे देखेंगे जनाब, पहले साल का इंटरेस्ट आप लिखेंगे रिसीवेबल डेबिट, और क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट इनकम को। कितने से, हमने कहा जनाब इसमें 10% इसका ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसका 10% हम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, हम कहते हैं 100 का 10% दैट इज 10 रुपीज। अब ये हमें पैसे मिले नहीं है, पैसे मिल गए, मिले नहीं है, अभी इस वजह से क्या है, रिसीवेबल है, ठीक है। अब रिसीवेबल है तो जाहिर बात है कि रिसीवेबल का हिस्सा वो बन जाएगा। अब
पूरा साल गुजरा, हमें पेमेंट कोई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, हमने कहा जी कोई बात नहीं, क्योंकि पेमेंट हमें कब होनी है, 24 महीने के बाद। 24 महीने का क्या मतलब था कि दिसंबर 31, 2009 के अंदर जाके, ठीक है, 1917 में ये था, तो 19 में 24 महीने हो जाएंगे पूरे। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2019। और अब जनाब हमारे पास हम अगेन इंटरेस्ट को क्या करेंगे, रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें पैसे नहीं मिले, हमारा दूसरे साल का भी इंटरेस्ट क्या हो चुका है, एक्रू हो चुका है। तो रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब इस दफा कितने से इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये भी हमें पैसे नहीं मिले थे, तो ये रिसीवेबल में शामिल हो चुका होगा। अब मेरा रिसीवेबल कितना हो चुका होगा, 110 रुपये। अब 110 रुपये का जब मैं 10% लूंगा तो वो कितना आएगा, 11 रुपये, ठीक है। अच्छा, इसी डेट पे क्या हुआ, क्योंकि 24 महीने के बाद पेमेंट मिलनी थी, तो इसी डेट पे मुझे पैसे भी मिल गए। तो इसी डेट पे मैं क्या करूंगा, एक और एंट्री फर्दर मैं पास करूंगा 31 दिसंबर 2019 के लिए, और वो होगी बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट कर दूंगा। कितने से क्रेडिट करूंगा जनाब, जितने से रिसीवेबल था। एक मेरा रिसीवेबल था 100 रुपए से डेबिट हुआ था, एक दफा 10 रुपए से डेबिट हुआ था, और एक दफा 11 रुपए से डेबिट हुआ था। तो दोनों को, तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 121। गॉट इट, समझ आ गई बात की। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग का पोर्शन है कि जिसमें जनाब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जो फाइनेंसिंग है उसमें दो चीज़ें आपने देखनी है कि टाइम पीरियड और कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान, और इम्प्लिसिट रेट आपके पास कितना है, इन दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और अगर प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो 1 साल से कम का अरसा हो तो वहाँ पे हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ हम वहाँ पे इंटरेस्ट को रिकॉर्डिंग नहीं किया करते, ठीक है। और इसी के साथ साथ जनाब अगर हम लोग बात करें तो हमें स्टैंडर्ड हमें क्या सिखाता है कि आपने रेवेन्यू को अलग लिखना है और आपने इंटरेस्ट के अमाउंट को अलग लिखना है, बेशक आपका रिसीवेबल या आपकी पेमेंट जो है वो टोटल अमाउंट से हो रही है। यहाँ तक मसलन साहिल जी ऑल ओके। अच्छा, अब इसके ही अगला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 29। मैं इसको पढ़ता हूँ, इसके फटाफट हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं और इसको हम लोग फिर देख लेते हैं। देखिए बेटा, बाकी सारा कुछ तकरीबन सेम ही है। एक जुपिटर लिमिटेड वाला इंशाल्लाह क्वेश्चन कर लेंगे छोटा सा, और वो तकरीबन सेम ही है सारा कुछ। देखिए बेटा, एग्जांपल नंबर 14 और आपकी IFRS की इलस्ट्रेशन नंबर 29 है जनाब, पेज नंबर 176 है मेरे पास। बड़े ध्यान से पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन आपको कह रहा है, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल एन एसेट, कंट्रोल ऑफ द एसेट विल ट्रांसफर टू कस्टमर इनटू 2 इयर्स। कितना सालों में मिलेगा जनाब, 2 साल में कंट्रोल मिलेगा। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स इन एक्सप्लेनेशन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विल बी सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, ठीक है, मतलब 2 साल के बाद जैसे उसको मिल जाएगा वो देख लेंगे हम लोग इसको। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स 2 अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शंस, पेमेंट ऑफ 5000 इन 2 years when the customer obtains control of the asset, और पेमेंट ऑफ ₹4000 when the contract is signed। 2 चीजें हैं जनाब, क्या कर लो, जब 2 साल के बाद तुम्हें एसेट ट्रांसफर होगा तब मुझे 5000 दे देना, या आज हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करें आज ही 4000 दे दो, 2 साल के बाद हमारे से एसेट ले लेना। दोनों ऑप्शन जनाब उसमें से आपके पास मौजूद हैं। इसमें से कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट कब साइन हुआ, 1 जनवरी 2018 को। द एंटिटी कंक्लूड्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ टाइम between when the customer pays for the asset and when the entity transfer the asset to the customer as well as the prevailing। अच्छा, ऊपर उसने क्या है जनाब, कस्टमर इलेक्ट्स टू पे 4000, कस्टमर ने क्या इलेक्ट कर लिया, 4000 रुपये जो है वो मैं आपको अभी पे कर दूंगा, ठीक है। अब एंटिटी ने क्या देखा, एंटिटी ने ये देखा कि जनाब पेमेंट में और परफॉर्मेंस में टाइम है, पेमेंट पहले हो चुकी है इस दफ़ा और परफॉर्मेंस आपके पास क्या होगी, बाद में होगी। जब हमें पेमेंट बाद में होनी थी, परफॉर्मेंस पहले होगी थी, तो हमने क्या रिकॉर्ड किया था, रिसीवेबल, ठीक है। अब हम क्या रिकॉर्ड कर लेंगे, पेएबल, ठीक है, पेएबल रिकॉर्ड कर लेंगे, लायबिलिटी हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है जी। एनीवेज कहते हैं जनाब कि व्हेन द एंटिटी ट्रांसफर द एसेट टू द कस्टमर एज वेल एज द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट, द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द ट्रांजैक्शन इज 11.8%, व्हिच इज द इंटरेस्ट रेट नेसेसरी टू मेक द 2 अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शंस इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट। कहते हैं जी वैसे तो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो कितना है, 11.8% चल रहा है, ठीक है, और ये जरूरी है दोनों इकोनॉमिकली दोनों को इक्विवेलेंट करने के लिए। हाउएवर द एंटिटी डिटरमिन्स दैट द रेट दैट should be used in adjusting the promise consideration is 6%, which is the entity's incremental borrowing cost। अब लेकिन एंटिटी को क्या लगा, एंटिटी ने कहा नहीं भाई 11.8% नहीं, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, 6% होना चाहिए, यही मेरा इंक्रीमेंटल बोरिंग कॉस्ट है।
अब हमने क्या डिसाइड किया था, अगर तो मार्केट रेट, नॉर्मल केसेस में क्या होगा, मार्केट रेट चलेगा, लेकिन अगर किसी स्पेशल केस में एंटिटी हमें खुद बता रही हो कि जनाब नहीं रेट इतना नहीं इतना रखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एंटिटी की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंटिटी की बात मानेंगे। हमारे लिए इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 6% होगा। ओके, अब कहता है जी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जी, डिस्कस व्हेन द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव कॉन्ट्रैक्ट। अब जनाब आपने रिकॉग्नाइज रेवेन्यू को कब करना है? हाँ जी, रेवेन्यू को किस टाइम पे रिकॉग्नाइज करेंगे हम? सर जिस टाइम पे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे 2 years time here. मतलब सर इसमें ये कि 2 साल तक रिटर्न कर सकते हैं? नहीं, 2 साल तक उसको एसेट ही नहीं मिलेगा। हाँ जी, उसको 2 साल तक उसको एसेट ही नहीं मिलना। ठीक है, पेमेंट वो पहले कर देगा, लेकिन 2 साल तक उसको एसेट नहीं मिलना। तो अब रिकॉर्डिंग कब करता है वो? जी, 2 साल बाद ही अपने रेवेन्यू की वो क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। उससे पहले तक वो क्या मानेंगे इसको कि जनाब ये हमारे लिए क्या है, उससे पहले तक ये हमारी एक लायबिलिटी है। ठीक है, दो चीजें थी ना इसमें, हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, 2 सिचुएशन हम देखा करते थे कि कॉन्ट्रैक्ट जनाब करने के बाद, परफॉर्म करने के बाद आपके पास किसी किस्म का परफॉर्मेंस बाकी ना रहे। ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पैसे जो है वो आपको वापस ना देने पड़े, नॉन रिफंडेबल अमाउंट होने चाहिए। ये 2 अमाउंट से याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि आप उस टाइम पे इसके रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग कर लेंगे कि जब नंबर 1 कि जब आपको परफॉर्मेंस ना देनी पड़े पैसे मिलने के बाद, और नंबर 2 जब आपको पैसे मिले वो नॉन रिफंडेबल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों ही केस नहीं है। तो अब केस कब आपका कंप्लीट होगा, जब आपको एसेट आप अपना ट्रांसफर कर देंगे। तो लिहाजा उस टाइम पे जाके आप क्या करेंगे, अपनी रिकॉर्डिंग कर देंगे रेवेन्यू की। उससे पहले तक आप इसको क्या मानेंगे, अपनी लायबिलिटी मानेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास हुआ क्या, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कब, 1 जनवरी 2018 को, और एंटिटी ने कहा जनाब मेरे से क्या ले लो, 4000 रुपये ले लो। तो 1 जनवरी 1/1/2018 को हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। किस चीज की एंट्री, हम लिखेंगे बैंक डेबिट, और पेएबल या लायबिलिटी हम कर देंगे क्रेडिट। कितने से, 4000 रुपए से। अब क्योंकि टाइम पीरियड दरमियान में ज्यादा है तो इस वजह से इसमें इंटरेस्ट का फैक्टर भी आएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट का फैक्टर आपके पास कब आएगा, पूरे साल के बाद। इंटरेस्ट का फैक्टर कब आएगा, पूरे साल के बाद, क्योंकि आपको पैसे तो पहले मिल गए हैं। ठीक है, आपने उस टाइम भी क्या किया था, आपने क्योंकि कहा था कि जनाब 90 दिन का टाइम है, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास किसी किस्म का कोई टाइम नहीं है। उसने कहा जनाब ये पैसे पकड़े और मुझे ऐसा 2 साल बाद मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दें। हमने कहा जी ठीक है, पैसे मिल गए, आपने बैंक को डेबिट कर दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। अब हुआ क्या, पूरा साल गुजरा, अब इंटरेस्ट भी लग गया इसके ऊपर। इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आई, हमने कहा जनाब हमारे पास इंटरेस्ट को क्या करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट इनकम को हम लोग सॉरी इसमें क्योंकि हमारे लायबिलिटी है तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट का एक्सपेंस डालेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लायबिलिटी को बढ़ा रहे होंगे। जब तक हमें पेमेंट नहीं मिलेगी, जब तक हम इसके रेवेन्यू को रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, तब तक हम क्या करते रहेंगे, इसको लायबिलिटी कंसिडर करते रहेंगे। तो हमारे लिए क्या होगा, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि अगर हम लोग इसको इनकम बना रहे होते तो हम इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट करते, तो फिर डेबिट हम किसको करते, रिसीवेबल तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे तो अभी तक पेएबल है, पैसे तो हमें मिल चुके हैं। तो अभी तो फिर हम लोगों ने एक्सपेंस जी, तो हमारे लिए अब क्या होगा, अब हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो किस वजह से लायबिलिटी बढ़ती है, हमारा एक्सपेंस साइड पे बढ़ रहा है। कौन सा एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है। इस इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्या कर देंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 4000 रुपये के ऊपर कितने % लगाएंगे आप, 6% लगाएंगे। कितना बनेगा, 6 × 24 2 40। ओके, तो अभी तक आपको पैसे, आपने रेवेन्यू अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा जी, इसके बाद जनाब फिर 1 साल गुजरा। साल गुजरने के बाद आपने क्या किया जी, साल गुजरने के बाद आपके पास आ गया 31 दिसंबर 2020।
19। अब आप अगेन इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है, अभी भी आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड आप नहीं करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्डिंग कब करेंगे, जब या तो परफॉर्मेंस बाकी ना रहे या फिर आपके पास अमाउंट क्या हो, नॉन रिफंडेबल हो। तो जनाब यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन अभी नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से, अब इस दफा 4000 का लायबिलिटी जमा 240, कितना हो गया 4240, इसका 6% लेंगे। लीजिए जरा, $254 जी, ठीक है जनाब। अब क्योंकि 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं 31 दिसंबर को, अब हम क्या कर लेंगे, हमारे रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग कर लेंगे। लेकिन इस दफा हम रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, कैश को नहीं करेंगे, कैश तो पहले मिल चुका है। रिसीवेबल भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फिर आपके पास 31 दिसंबर 2019 को ही आप करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू को कर लेंगे आप रिकॉर्ड। कितने की जनाब आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी थी, हम कहते हैं जनाब आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जितने का आपने लायबिलिटी को इंक्रीज किया हुआ था, कितने 4001 ये आ गया कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, 240 ये आ गया, 254 ये आ गया, दोनों तीनों को ऐड कर लीजिए। चवालीस 94 लें जनाब, ऑल क्लियर, यहां तक मसले मसाइल, सॉरी देखिए इंटरेस्ट इनकम हमारे लिए कब होती, जब हमें वो पैसे मिलने होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं रेवेन्यू यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता, स्टार्टिंग में क्या करता, मैं रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग कर लेता, रेवेन्यू में रिकॉर्ड करता तो मैं यहाँ पे अगर मुझे पैसे मिल जाते, बैंक डेबिट करता, रेवेन्यू रिकॉर्ड करता, रेवेन्यू क्रेडिट कर देता, फिर तो मसला ही नहीं होता, इंटरेस्ट का मसला ही खत्म हो जाना था, क्योंकि जितने का रेवेन्यू था उतने मुझे क्या मिल गए, पैसे मिल गए। अब मसला कब आएगा, या तो मुझे पैसे पहले मिल चुके होंगे और परफॉर्मेंस मैंने बाद में करनी होगी, या फिर मैंने क्या करना होगा, परफॉर्मेंस पहले कर दी होगी और पैसे मुझे बाद में मिलने होंगे, ठीक है। अब अगर लेट सपोज मैंने परफॉर्मेंस पहले कर दी और पैसे मुझे बाद में मिलने थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उन पैसों को क्या डिक्लेयर कर दिया, रिसीवेबल डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे जैसे रिसीवेबल बढ़ता जाएगा मेरी इनकम इंक्रीज होती जाएगी, जिसको मैं इंटरेस्ट इनकम का नाम दे रहा हूँ, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में किया। अब इस दफ़ा क्या हुआ, इस दफ़ा पैसे मुझे पहले मिल गए, परफॉर्मेंस मैंने बाद में देनी है। अब जब पैसे मुझे पहले मिल गए, परफॉर्मेंस मैंने बाद में देनी है, तो मेरे लिए वो पैसे क्या बन गए, लायबिलिटी बन गई, ठीक है। अब जैसे जैसे लायबिलिटी मेरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका मतलब क्या होगा कि जनाब मेरा एक्सपेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब मेरी इनकम नहीं बढ़ रही, अब क्या बढ़ेगा, मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा, क्योंकि मैं कहता हूं भाई साहब मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। मैं परेशान हो रहा हूं देख के कि यार इसने अगर मेरे से चीज़ वापस मुझे कर दी या कोई इस तरह का सीन हो गया तो मुझे तो ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। अभी तक तो मैंने परफॉर्मेंस ही कोई नहीं की, अगर मैं परफॉर्मेंस ना दे सका तो मुझे सारे के सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, इसलिए तो मैंने इसको लायबिलिटी अपना डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। रेवेन्यू अगर मैं कब इसको कंसिडर करता, अगर ये पेमेंट नॉन रिफंडेबल होती कि 4000 दे दिया, अब तुम्हें पैसे वापस नहीं मिलेंगे, परफॉर्मेंस हो या ना हो, तो फिर इस 4000 को मैं क्या करता, रेवेन्यू रिकॉर्ड करता, टेंशन ही कोई नहीं होनी थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस आना ही नहीं था। समझ रहे बात को। अब मसला क्या है, मसला ये है कि पैसे पहले मिल गए, परफॉर्मेंस मैंने बाद में देनी है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अभी मैंने परफॉर्मेंस देनी है, अगर मैंने परफॉर्मेंस दी ना दी तो मुझे ये पैसे वापस करने पड़ेंगे, 4000 वापस करना पड़ेगा इनिशियली। साल गुजर गया, परफॉर्मेंस नहीं दी, मैंने कहा भाई इसके ऊपर तो इंटरेस्ट भी लग गया, कितना इंटरेस्ट लग गया, 6%, 240 रुपये का इंटरेस्ट लग गया। लेकिन अगर वो 1 साल के बाद वापस करता है तो मुझे 4000 देगा। बेटा उसने 4000 दे दिए ना, हम रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 4000 तो उसने हमने उसको 2 ऑप्शन दी थी, या तो क्या कर ले, मतलब कि अगर वो कहता है कि मुझे आपकी चीज नहीं चाहिए, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं, वो ऐसे थोड़ी खत्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दोनों की तरफ ऑब्लिगेशन है, ठीक है, दोनों की ऑब्लिगेशन है, कानून इसको इंप्लीमेंट करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकता। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता है तो फिर उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे, फिर वो कोर्ट में वाला केस बनेगा, वो अलग बात है, वो लीगल मैटर होगा। कॉन्ट्रैक्ट जब एक दफा साइन कर लिया जाता है उसको फिर आप बाद में खत्म नहीं करते। इस चैप्टर में बिजनेस एंटिटी का हम ही रहेगा, बिजनेस एंटिटी वही रहेगा जो एसेट ट्रांसफर कर रहा है, जो परफॉर्मेंस दे रहा है।
ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जो परफॉर्मेंस दे रहा है, इसमें जो